वेलकम स्टूडेंट। हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज वो जो मॉडल पेपर है उससे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें छूट चुके थे, उसका भाग 2 है। एक आप लोग ध्यान रखें कि 24वां प्रश्न, 26वां, 27वां, 28वां ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस अथवा में पूछे जाएंगे। तो हम लोग 24वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 24वां प्रश्न जो है उसमें 2 क्वेश्चन अथवा में है। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली विशेषताओं को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन और है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों को बताइए। कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली विशेषताओं को समझाइए या स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने लाभों को बताइए। अथवा में से कोई एक क्वेश्चन, हम दोनों क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता। या तो ये पूछ ले कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली, या ये प्रश्न पूछ ले कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को बताने वाली विशेषताओं को बताइए। विकासशीलता या अविकसित स्वरूप वाली विशेषताओं को बताइए। दोनों का जवाब एक ही होगा। सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें वो होगा निम्न प्रति व्यक्ति आय। पहली विशेषता क्या है? निम्न प्रति व्यक्ति आय। इसमें क्या कहा गया है कि भारत में जो आय का स्तर है वो बहुत कम है। लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसका निम्न स्तर है। 2015 ईस्वी में भारत की जो प्रति व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय आय थी वो थी 1590 अमेरिकी डॉलर। 1590 अमेरिकी डॉलर। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो न केवल चीन से कम है बल्कि जो श्रीलंका जो एक देश है उससे भी कम भारत की प्रति व्यक्ति आय है। इसलिए निम्न प्रति व्यक्ति आय का स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप या विकासशीलता को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो पॉइंट है विशेषता का वो है जीवन की निम्न गुणवत्ता। जीवन की निम्न गुणवत्ता। इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले 2 स्तर हैं। जीवन 2 संकेतक है। कौन कौन से? शिक्षा व स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले 2 संकेतक हैं। इन दोनों को मानव कल्याण के अभिन्न अंग भी माना गया है। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। हम सबको पता है कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है या कमजोर है, जो निम्न साक्षरता को प्रदर्शित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। ये तो था जीवन साक्षरता स्तर। अब जो स्वास्थ्य स्तर है उसके बारे में क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य स्तर को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जा सकता है। और विश्व बैंक के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 68 वर्ष। कितनी थी? 68 वर्ष। तो हमें ये बातें बतानी इसके अंदर कि शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले 2 स्तर हैं, 2 संकेतक हैं। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर रहा है जो भारत की निम्न साक्षरता को प्रदर्शित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जो अभी काफी पीछे है। और स्वास्थ्य का स्तर जो है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जा सकता है। और विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2014 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष थी? 68 वर्ष। ये इतनी बातें इसमें लिखनी है। तीसरा जो है विशेषता,
वो है गरीबी की समस्या। गरीबी की समस्या, सभी अविकसित जो राष्ट्र हैं उन अविकसित राष्ट्रों की तरह भारत में भी गरीबी एक प्रमुख समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है गरीबी। सुरेश तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में 21.92% लोग क्या थे, गरीब थे। कहने का मतलब क्या है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 हिस्सा आज भी क्या है, गरीब है। स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक गरीबी का निवारण नहीं हो पाया है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती माना जा सकता है। इस प्रकार से गरीबी जो है, गरीबी का होना भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप की जो अगली विशेषता है वो है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, जिस प्रकार से अविकसित भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, उसी प्रकार से बेरोजगारी भी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को परिलक्षित करती है। भारतीय कृषि पर अत्यधिक निर्भरता तथा उद्योगों व सेवा क्षेत्रों का धीमा विकास भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। तो भारत में मुख्य रूप से जो छिपी बेरोजगारी जो है और जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो स्वरूप ज्यादा पाया जाता है। तो ये प्रमुख 4 विशेषताएं थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से होने वाले जो लाभ हैं उन्हें बताइए। स्वदेशी मतलब खुद के देश में ही निर्मित, तो खुद के देश में निर्मित जो उत्पाद हैं उनको अपनाए जाने से देश को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो कई लाभ हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि स्वदेशी की अवधारणा से भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं उन उत्पादों की क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। स्वदेशी अवधारणा को अपनाने से भारतीय जो उत्पाद हैं उनकी बाजार में क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ने से उत्पादन ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, वो बेरोजगारी दूर होगी। ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या है कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से देश के सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये 2 नंबर लाभ है। तीसरा लाभ क्या है स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से कि भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों की तुलना में अधिक श्रमशील होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में विदेशी कंपनियों की तुलना में श्रमशील ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हाथों से काम ज्यादा होता है भारतीय कंपनियों में, मशीनों से काम कम होता है। इसलिए जब स्वदेशी उत्पादों या भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी तो इन भारतीय कंपनियां उत्पादन ज्यादा करेगी और ज्यादा उत्पादन करने के लिए अधिक लोगों को श्रम या रोजगार प्राप्त होगा। चौथा लाभ कि घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में कमी आएगी। भाई अगर देश के अंदर उत्पादन कम हो रहा है तो भारत उस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से उस उत्पाद का क्या करता है, आयात करता है। जब भारत में उत्पादन ज्यादा होगा तो देश को आयात कम करना पड़ेगा और आयात पर होने वाला जो खर्चा है वो सरकार देश का क्या होगा, बच जाएगा। अगले लाभ की बात करें तो घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होता है, अधिक आय प्राप्त होती है। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती है। कहने का मतलब है कि भारतीय जो कंपनियां हैं वो देश की परिस्थितियों और प्राकृतिक जो संसाधन है उनको भली भांति जानती है और उनका दुरुपयोग या आवश्यकता से ज़्यादा दोहन नहीं करती है, सही तरीके से उनका उपयोग करती है। स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को भी बढ़ावा देती है और राष्ट्रवाद देश के विकास में क्या करता है, सहयोग करता है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन है 15वें पार्ट में से पूछे जाएंगे अथवा में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशीलता को या अविकसित को दर्शाने के हमने पॉइंट पढ़े और स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से होने वाले जो लाभ है उनके बारे में हमने चर्चा की। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा का जो विकास हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है, हमें उसके बारे में वर्णन
करना है। ये 17वें पार्ट में से है, वो 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 17वें पार्ट में से 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो मुद्रा का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ है। मुद्रा का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। पहला वस्तु विनिमय प्रणाली, बाद में है धातु मुद्रा, और तीसरा है पत्र मुद्रा। ये 3 चरणों में इसका विकास हुआ है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में। प्राचीन समय में विनिमय की जो प्रणाली थी वो कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु और सेवा के बदले वस्तु और सेवा का क्या किया जाता था? आदान प्रदान किया जाता था। कहने का मतलब है कि इस प्रणाली में वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवा के रूप में ही किया जाता है। विनिमय के माध्यम के रूप में यह प्रणाली अब क्या हो चुकी है? इतिहास हो चुकी है। कहने का मतलब है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का अब अस्तित्व नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे कुछ कमियां थी, कुछ सीमाएं थी, जिसकी वजह से यह प्रणाली क्या हो गई? इतिहास हो गई, या इसे काम में लेना बंद कर दिया गया। तो वो कौन कौन सी थी? कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे सहयोग की दुर्लभ स्थिति का होना जरूरी था। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो, और दूसरा व्यक्ति जिस वस्तु को बेच रहा है उसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को होनी चाहिए। यह है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये इसकी सबसे बड़ी, इस वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही है, और सबसे बड़ी कमी भी यही थी। इस वजह से यह प्रणाली क्या हो गई है? अब समाप्त हो गई, इसे काम में नहीं लिया जाता। हम अगर आगे बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के एक मानक मापक का क्या था? अभाव था। ध्यान से सुने, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे सहयोग की दुर्लभ स्थिति का पाया जाना जरूरी था, जो संभव नहीं था। दूसरी कमी क्या थी? कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के एक मानक मापक का क्या था? अभाव था। इसके साथ साथ अगली कमी क्या थी? कि इस प्रणाली में धन या मूल्य के संचय तथा मूल्य के हस्तांतरण में भी क्या थी? असुविधाएं थी। ये 3 प्रमुख कमियां थी, जिस वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हो गई? इतिहास हो चुकी। अगला जो है वो है धातु मुद्रा। क्या है? धातु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का स्थान किसने ले लिया? धातु मुद्रा ने ले लिया। इसमें क्या होता है कि वस्तु या सेवा के बदले किसका विनिमय किया जाता था? धातु का विनिमय किया जाता था। वस्तुओं और सेवाओं के बदले धातुओं के टुकड़ों का विनिमय किया जाता, आदान प्रदान किया जाता था। इसके पश्चात धातुओं पर मोहर लगाने का प्रचलन शुरू हुआ, और ये माना जाता है कि धातु के सिक्कों का उपयोग जो है चीन, भारत तथा मिस्र में प्रारंभ हुआ था। धातु मुद्रा का हस्तांतरण जो है वो भी क्या था? सुविधाजनक नहीं था, परेशानियां होती थी, इसलिए धातु मुद्रा का प्रचलन भी क्या हो गया? बंद हो गया। मुद्रा के विकास के अगले चरण में आता है पत्र मुद्रा। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित जो मुद्रा वो कौन सी है? पत्र मुद्रा है। धातु मुद्रा और वस्तु विनिमय प्रणाली में मौजूद जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए नई मुद्रा का प्रचलन हुआ, और वो क्या कहलाई? पत्र मुद्रा कहलाई। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि धातु मुद्रा की सीमाओं के कारण या उसमें मौजूद कमियों के कारण पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा उन सभी कमियों से मुक्त है जो धातु मुद्रा में पाई जाती थी। पत्र मुद्रा के उत्पादन में खर्चा भी कम आता है, और पत्र मुद्रा का हस्तांतरण भी क्या होता है? सुविधाजनक होता है। इस प्रकार से मुद्रा के विकास के ये 3 चरण है: वस्तु विनिमय प्रणाली, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को
नागरिकों से अधिकार दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए गए। आप सभी को पता है कि सूचना का अधिकार जो है 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 13 अक्टूबर 2005। एक नंबर का सवाल कहीं पर भी पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, अधिनियम कब बना? तो 13 अक्टूबर 2005। इसके द्वारा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए? तो पहला क्या है कि हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार 2005 के द्वारा नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से किसी कार्य के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। 2 नंबर, कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड दे सकता है। विभाग में जाएगा, सरकारी विभाग में, और वहां पर किसी भी कार्य के जो रिकॉर्ड और दस्तावेज हैं उन्हें देख सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी प्राप्त कर सकता है। तीसरा अधिकार क्या दिया गया है कि सरकार के कामों को भी देख सकेगा। चौथा अधिकार क्या है कि काम में आने वाली सामग्री के नमूने देख सकेगा। पांचवा क्या है, कंप्यूटर, सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकेगा। और छठा अधिकार क्या है कि मजदूरी के मस्ट्रोल, लॉग बुक, टेंडर के दस्तावेज, केस बुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी लेने का भी क्या होगा? अधिकार होगा। इस प्रकार से सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को 6 अधिकार प्रदान किए गए। अगला जो क्वेश्चन है वो तीसरे पार्ट से है। वो तीसरे पार्ट में से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों अथवा में होंगे और एक का हमें जवाब देना होगा। तो दोनों क्वेश्चन, एक तो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में 1919 से 1947 तक चलाए गए जन आंदोलनों को वर्णित कीजिए। छह नंबर का क्वेश्चन तीसरे पार्ट में से पूछा जाएगा और अथवा में पूछा जाएगा। तो देखें, पहला है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन कीजिए। इसके अंदर हमें 4-5 हेडिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वो हेडिंग्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आएगा कि स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप कैसा। स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये जो स्वतंत्रता संघर्ष है इसके स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है, कोई एक राय नहीं है। कैसे नहीं है कि अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। अंग्रेज इतिहासकार या यूरोपीय इतिहासकार जो है उन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, इसे क्या कहा है कि यह एक सिपाही विद्रोह था। मतलब कि सैनिकों ने विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह नहीं किया। जबकि अंग्रेज यूरोपीय इतिहासकार क्या कहते हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह है, वह सामंती प्रतिक्रिया तथा मुस्लिम षड्यंत्र का क्या है, परिणाम है। जबकि जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में क्या कहते हैं कि यह सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही इस संघर्ष ने जन आंदोलन का रूप ले लिया या जन विद्रोह का रूप ले लिया। हमें स्वतंत्रता संघर्ष शुरू में यही बात लिखनी है कि यूरोपीय व अंग्रेजी इतिहासकार इस संघर्ष को सिपाही विद्रोह, सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। जबकि भारतीय इतिहासकार इसे ये कहते हैं कि ये सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही इसने जन विद्रोह का रूप ले लिया। अगली जो हेडिंग होगी इसकी वो होगी
संघर्ष के कारण, स्वतंत्रता संघर्ष के कारण। स्वतंत्रता संघर्ष के कारण, कारणों में अंग्रेजों की आर्थिक नीति पहला कारण ये है। दूसरा, लाल डलहौजी का हड़प सिद्धांत। तीसरा, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। और चौथा कारण था सामाजिक, आर्थिक और सैनिकी कारण। ये चार प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। फिर 3 नंबर हेडिंग होगी स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ व प्रसार। शुरुआत कैसे होती है और ये पूरे देश में कैसे फैलता है। इसमें हम लिखेंगे कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर एक अधिकारी की हत्या कर दी। ध्यान से सुने, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। और इसी घटना के साथ स्वतंत्रता संघर्ष की क्या होती है, शुरुआत होती है। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं एन राइट रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया। मई 1857 में छावनी के जो सैनिक हैं उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग में लेने से मना कर दिया और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। इसके बाद में 10 मई 1857 को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। हमें शुरुआत में ये लिखना है कि 29 मई 1857 को बैरकपुर की छावनी में एक सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। उसी छावनी के सैनिकों ने चर्बी युक्त जो कारतूस है उनका प्रयोग लेने से मना कर दिया, जिस वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की। 10 मई 1857 को खुला विद्रोह होता है और 1857 के संघर्ष की शुरुआत होती है। बाद में इस पॉइंट में अलग अलग हेडिंग्स होगी और वो क्या होगी, पहले होगा दिल्ली में क्रांति। दिल्ली में क्रांति, और इसमें क्या लिखेंगे कि सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी अपमानजनक घटना थी। इतनी बात हुई है कि सैनिक जो है खुला 10 मई को खुला विद्रोह करते हैं और 12 मई को दिल्ली जो है वो अंग्रेजों से छीन ली जाती है और बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल शासक था उसे भारत का फिर से सम्राट घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली का चला जाना अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक स्थिति थी। 2 नंबर हम लिखेंगे लखनऊ में क्रांति। लखनऊ में क्रांति में हम क्या लिखेंगे कि 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति की शुरुआत होती है। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हेवलॉक व आउटड्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे भी क्या रहे, असफल रहे। लखनऊ में क्रांति के बाद में अगला जो आता है वो है कानपुर में क्रांति। कानपुर में क्रांति 5 जून 1857 को होती है। नाना साहब को पेशवा घोषित किया जाता है। जनरल ह्यू व्हीलर जो है वो छावनी कमांडर था, जो 27 जून को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद में झांसी में क्रांति है। झांसी में क्रांति जून 1857 में शुरुआत होती है। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में किया जाता है। ग्वालियर के जो तात्या टोपे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया और रानी लक्ष्मीबाई भी अंत में अंग्रेजों का विरोध करते हुए वीरगति को प्राप्ति हुई। बाद में बिहार में क्रांति। बिहार में क्रांति में जो जगदीशपुर के 80 वर्षीय जो थे कुंवर सिंह, उन्होंने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया। इस प्रकार से पहले प्रश्न में लिखेंगे। फिर हम 1919 से 1947 तक हुए जो जन विद्रोह हैं उनके बारे में इसमें जो हम पढ़ेंगे वो 1919 से जो अलग अलग घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले आएगा रोलेट एक्ट। क्या आएगा? रोलेट एक्ट। तो भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी। रोलेट एक्ट में लिखेंगे कि मार्च 1919 में सिडनी 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक अधिनियम लाया जाता है, जो मार्च 1919 में इसे पास किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। बाद में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग स्थान पर एक सभा का आयोजन किया जाता है। लगभग 20,000 व्यक्ति उसमें जुटते हैं। जनरल डायर जो वहां पर आता है वो बिना कोई सूचना दिए उस जनता पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिसमें कई लोग मार दिए जाते हैं।
अगला जो है वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का जो है वो भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की का जो खलीफा उसके सम्मान में इसकी शुरुआत की गई थी। गांधी जी जो है उन्होंने खिलाफत आंदोलन का अपना समर्थन दिया और 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसर ए हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को वापस से लौटा दिया। फिर आता है असहयोग आंदोलन। 1920 में कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना और कर न देना शामिल था। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना इसमें शामिल था। 1919-21 में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। परंतु जब ये आंदोलन अपने चरम पर था उसी समय 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण जुलूस पर अंग्रेजों पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जिंदा मार दिए गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत नाराज होते हैं और असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। बाद में आता है साइमन कमीशन। 1927 में सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया, जिसमें 7 सदस्य थे, लेकिन उनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, जिस वजह से भारतीय लोग नाराज होते हैं और साइमन कमीशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जब 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है तो इसका जबरदस्त विरोध किया गया और साइमन गो बैक नारे लगाए गए। बाद में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपादित हुआ था और गांधी जी ने वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसमें गांधी जी अपने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र तट के किनारे दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसमें विनय के साथ प्रेम शांत बिना कोई हिंसा किए अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो कानून है उन्हें तोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बाद में कहा व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है, जिसमें गांधी जी द्वारा चुने गए जो सत्याग्रही हैं वो एक एक करके अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। जिसमें पहला जो सत्याग्रही था वो था विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और बाद में सबसे लास्ट का जो आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को बम्बई की अधिवेशन में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें गांधी जी ने एक छोटा सा नारा दिया कि करो या मरो। और इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई। इस आंदोलन में शांतिपूर्वक हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगा देने से मना करना तथा सरकार का असहयोग करने की बात कही गई। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया था। इस प्रकार से ये 1919 से 1947 तक चलाए गए जो आंदोलन है उनका वर्णन होता है। अगले जो मॉडल पेपर हैं उनमें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया व महाभियोग प्रक्रिया को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छठे पार्ट में से है। अथवा में क्या होगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा में पूछे जाएंगे छठे पार्ट में से भी जो क्वेश्चन है वो। अब देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा अपनाया जाता है। तो सबसे पहले ये पद्धति किस प्रकार से दो हेडिंग, एक नंबर हेडिंग लगाएंगे इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसमें क्या लिखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। मतलब जनता इसमें भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा
जिसमें कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य बाद में लेंगे, आपको ये निर्वाचित शब्द लिखना ही पड़ेगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 2 नंबर, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। और 17वें संविधान संशोधन के द्वारा संघीय विधानसभाएं, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही लेते हैं। तो प्रत्येक निर्वाचन में राष्ट्र का निर्वाचन एक प्रत्यक्ष सदस्य होता है जो एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघीय विधानसभाएं, दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। अभी जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या करेंगे कि संसद और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से एक विशेष मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसे क्या कहा गया है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है। इस चुनाव में मतदान जो होता है वो एक गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। वो चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र अपनाया जाता है। वो सूत्र क्या है कि दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या गुणा भाग 1000। फिर से सुने, दिए गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। ये निर्वाचित कोटा प्राप्त करने का सूत्र है। तो यह तो थी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब है राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया क्या है कि वैसे तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के दायरे से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग। इसके अंदर क्या अपनाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति महाभियोग पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाता है वो भारतीय संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए जो सदन अभियोग ला रहा है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन पूर्व अभियोग लाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन से 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसके उपरांत वह प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन या तो उन अभियोगों की जांच करेगा और जांच सही पाए जाने पर अगर दूसरे सदन के भी 2/3 सदस्य उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो उसी दिन से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये था राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। अगला जो 8वां जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसका वर्णन संविधान के 3 अनुच्छेदों में किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इन 3 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन हुआ है। पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 352, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर भारतीय राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि भारत के किसी भूभाग में युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा करेगा। ये आपातकाल की जो घोषणा है ये संसद की स्वीकृति के बिना भी ये घोषणा 2 माह तक लागू रहती है और संसद की स्वीकृति हो जाने पर प्रशासन जितना चाहे इसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं उन्हें परिवर्तन किया गया है। क्या क्या परिवर्तन किया गया? नंबर 1 सुने कि युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति जो शब्द है, इस आंतरिक अशांति के स्थान पर एक नया शब्द जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या है?
सशस्त्र विद्रोह। तो हम क्या लिखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। दूसरा, आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब संसद लिखित में राष्ट्रपति को ये आदेश दे। तीसरा, कि घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर संसद के विशेष बहुमत के द्वारा इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक रहेगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। ये था अनुच्छेद 352। अगला अनुच्छेद 356। अगर देश के राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो या किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये समाधान कराया जाए कि उस राज्य का जो सरकार है वो संविधान के अनुसार शासन चलाने में असफल है, तो देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा करेगा। फिर अनुच्छेद 360। अगर देश के राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो कि देश की जो शाख या देश की जो अर्थव्यवस्था है या जो वित्तीय शाख है उसे नुकसान पहुंचने वाला है या नुकसान पहुंचने वाला, तो देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देश में अब तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। ये इस प्रकार से ये 2 अथवा में जो क्वेश्चन छठे पाठ से पूछे जाते हैं उनका है। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन जो 7वां पार्ट है उसमें भी अथवा में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा जिसके दो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है एक तो ये प्रश्न कि विधानसभा के गठन को समझाइए। अथवा राज्यपाल की नियुक्ति व शक्तियों, अधिकारों व कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है। पहला है कि विधानसभा का गठन, राज्य विधानसभा के गठन को बताइए। तो विधानसभा गठन में पहला पॉइंट आएगा सदस्य संख्या। पहला पॉइंट क्या आएगा? सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में इतनी बात इतनी है कि अनुच्छेद 170 में इतना ही लिखा गया है कि किसी राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी। तो अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60। इसमें इतना लिखना है। 2 नंबर पॉइंट आएगा स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण में क्या लिखेंगे कि राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो जनवरी 2020 तक रहेगी। अब इसे आगे और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर है निर्वाचन पद्धति। विधानसभा के जो सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य को छोड़कर अन्य जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन जो है वो संयुक्त रूप से होगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होगा। 3 नंबर पॉइंट होगा सदस्यों की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के दिन किसी लाभ के पद पर ना हो, न्यायालय द्वारा वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो और वह संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। इस प्रकार से ये विधानसभा गठन। अगर हम पदाधिकारी की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और अपने में से किसी एक को क्या बनाएंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। ये इस प्रकार से विधानसभा का गठन होगा। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य कौन कौन से, उसके संबंध में अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो राज्यपाल भारतीय राष्ट्र के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल जो है 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो समय से पूर्व भी उसे
हटा सकता है या किसी अन्य एक राज्य से दूसरे राज्य में उसे स्थानांतरित भी कर सकता है। ये तो थी राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। अब उसके शक्तियां, अधिकार और कार्य कौन कौन से। पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्तियां, कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किस में निहित है, राज्यपाल में निहित है। लेकिन राज्यपाल की शक्तियों का वास्तव में प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो कार्यपालक शक्तियों में क्या है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर ही अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है या उनकी नियुक्ति करता है। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्य के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेता है, परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां किस में वर्णित की गई है, राज्य सूची में वर्णित की गई है। अगली जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा का एक अभिन्न अंग है, इसलिए विधायी क्षेत्र में उसे कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, वही उसे स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति किससे प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में जो अभिभाषण दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम का रूप धारण करता है। ये थी विधायी शक्तियां। आगे है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। फिर है न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और बदल सकता है तथा उन्हें क्षमा प्रदान भी कर सकता है। ये थी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। इस मॉडल पेपर में ये इतने ही प्रश्नों का वर्णन किया गया है। हम और इस हमारे चैनल के माध्यम से अन्य मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।